ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 10 जनवरी को गेम चेंजर ये तेलुगु फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है। अभी जस्ट मैं फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन देख करके बाहर आया हूँ। आईमैक्स में मैंने हिंदी वर्जन को देखा। वैसे आईमैक्स वर्जन ऐसे देखने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु टाइमिंग वही एडजस्ट हो रहा था। एक तो मैंने देखा कि गेम चेंजर को हमारे यहाँ पर भी मैंने देखा, और जहाँ अभी मैं दूसरी जगह पर आया हुआ हूँ, दोनों ही जगह मतलब और भी कुछ जगह मैंने देखा, बड़ी ही विचित्र और ऑड ऐसे शो टाइमिंग दिए हुए हैं फिल्म को। कोई बिल्कुल दोपहर का तो कोई बिल्कुल रात का। प्राइम टाइम के शोज मुझे कम दिखे, और वैसे भी ओवरऑल शोज की संख्या गेम चेंजर की थोड़ी कम ही है। तो बाकी दूसरी फिल्में भी मुझे देखनी है। आज कई सारी फिल्में रिलीज हुई है, तो उस अनुसार आईमैक्स वर्जन का टाइमिंग एडजस्ट हो रहा था, तो वही मैंने देखा है। तो हिंदी डबिंग कैसी थी, आईमैक्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। 75 करोड़ रुपए उन्होंने सॉन्ग्स पर खर्च किए हैं, आपने न्यूज़ रिपोर्ट में सुना ही होगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अनुभव कैसा था वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी जल्दी संक्षेप में मैं अपना अनुभव आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दूसरी भी फिल्में देखनी है, टाइम काफ़ी कम है। गेम चेंजर के डायरेक्टर है एस शंकर, जिन्होंने इससे पहले तमिल और कुछ हिंदी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। ये उनकी पहली तेलुगु फिल्म है। गेम चेंजर के राइटर है कार्तिक सुब्बराज। उनके नाम के कारण ही थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था फिल्म को लेकर के। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब पहली बार गेम चेंजर का एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो जब आया था उस समय। क्योंकि कार्तिक सुब्बराज की उनकी जो पिछली फिल्म मैंने देखी थी, जगमे थंदीरम, भाई बड़ी ही विचित्र फिल्म थी। आप हमारा रिव्यू देखना अवश्य उसका। तो थोड़ा सा मन में डर था कि यार ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक वगैरह ना हो। ठीक ठाक ऐसे डायरेक्टर एस शंकर, उनकी जो पिछली फिल्में हमने देखी हुई है, भले ही उनकी पिछली फिल्मों की खिचड़ी ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बस जस्ट ऐसा कुछ वो कुछ प्रॉब्लमेटिक जोन में ना जाए, क्योंकि वैसे भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। तो थोड़ा सा चिंता के साथ में मैं थिएटर में गया था। और अभी जब मैं फिल्म देख करके बाहर आया हूँ, संक्षेप में अगर बताऊँ तो फिल्म में ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक थीम वगैरह कुछ नहीं थी। उल्टा जो चुनाव आयोग या फिर यूँ कहें कि चुनाव की प्रक्रिया, उसका आजकल कुछ भ्रष्टाचारी राजनेता वगैरह तो जो तुष्टीकरण वगैरह की राजनीति करते हैं, उनके द्वारा जो विरोध होते हुए हम देखते हैं, उनको ही एक प्रकार से इसमें उत्तर दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। फिल्म के एंडिंग में जो निगेटिव नकारात्मक पात्र है, भ्रष्टाचारी राजनेताओं के प्रतीक के रूप में जिस पात्र को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, एस जे सूर्या ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के अधिकारी ही का ही काम IAS ऑफिसर है रामचरण जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है। चुनाव आयोग के अधिकारी उनको बनाया जाता है, पूरी जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया की उनके ऊपर है। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया का जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी राजनेता विरोध कर रहा है, पोलिंग जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह का जिस प्रकार से उसके द्वारा प्रयास किया जाता है, पैसे बांटना हो, झूठे वोट डलवाना हो, इसके बाद में फिर जहाँ पर EVM मशीन्स की काउंटिंग वगैरह भी हो रही है, उस जगह पर भी जिस प्रकार से हमला वगैरह किया जाना। तो ये आजकल जो देश भर में हम चर्चा जो बातें सुन रहे हैं ना, EVM मशीन को लेकर के या चुनाव की पूरी प्रक्रिया का ही जिस प्रकार से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और जो 90 के दशक में हमने बूथ कैप्चरिंग, बैलेट पेपर्स को ही पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर करके जला देना, मत पत्रिकाओं को जला देना, ये सब बातें जो हमने देखी थी, तो उन सब बातों का एक प्रकार से फिल्म में अनजाने में या जान कर, पता नहीं, मैं नहीं जानता, पर ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेताओं को फिल्म में उत्तर एक प्रकार से दिया है फिल्म के एंडिंग में, ऐसा लग रहा था वो एंडिंग देख करके। बाकी तो ओवरऑल डायरेक्टर एस शंकर, उनकी फिल्मों की जो टिपिकल सी थीम होती है, और अधिकतर तमिल फिल्मों में जो थोड़ा सा सोशलिस्ट टच हम देखते हैं, वो बात भी यहाँ पर थी। वही उद्योगपति वगैरह, उन एविल कॉरपोरेट वगैरह, वो सब बातें, तो वो यहाँ पर भी था, जो बिल्कुल ही आजकल विचित्र लगता है देखने में, परंतु वही बातों को खींचते जा रहे हैं, सही नहीं लगता वो सब बातें। बाकी फर्स्ट हाफ की बात करें तो वो डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था। जो लव स्टोरी भी दिखाई है, रामनंदन और कियारा आडवाणी के पात्र, दीपिका उस पात्र का नाम है, उन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी भी है, वो भी ना, थोड़ा वो क्रिंज ही फील हो रहा था। इसके अलावा जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी हम देखते हैं, विशेषतः शुरुआत में ही, फिल्म शुरू होते ही जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो एक्शन सीक्वेंस है, वो बहुत ज़्यादा चीप लग रहा था। मैं सच कहूँ तो 400-500 करोड़ के बजट की फिल्म है, और ऐसी फिल्में इस प्रकार का एक्शन सीक्वेंस अगर हम देखते हैं तो वो सही नहीं लगता। कुछ कुछ जो ग्रीन स्क्रीन का उपयोग किया गया था वो बहुत ख़राब लग रहा था।
हेलीकॉप्टर से आकर के तलवार से वो रस्सी काटने वाला सीन, शुरुआत में जिन्होंने फिल्म देखी वो समझ जाएंगे, वो ख़राब लग रहा था। प्रॉपर तरीके से उस एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने नहीं दिखाया है। बाकी उसके बाद उसके अलावा की भी दूसरे जो एक्शन सीक्वेंसेस है, रामचरण उनकी जो शेविंग में जिस प्रकार से चेहरा जहाँ जहाँ पर भी शेव किया हुआ चेहरा दिखाया है ना, मैं रामचरण जी से यही कहना चाहूँगा, आप दोबारा वो लुक मत रखना। वो पूरा वो शेव किया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाकी जगह पर जो अपन्ना का उनका पात्र है, वहाँ पर उनका जो लुक है वो बिल्कुल सूट हो रहा था। ट्रेडिशनल धोती वगैरह में, गमछा गले में उनका डाला हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा था वो लुक उनका पारंपरिक वेशभूषा में। बाकी जो शेव किया हुआ लुक है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फर्स्ट हाफ डिसअपॉइंटिंग था। इंटरवल से पहले जो एक ट्विस्ट आता है वो पहले ही हम गेस कर लेते हैं, तो वो कुछ हमें सरप्राइज़ करने जैसा भी नहीं था। परंतु फिर वहाँ पर हमारे मन में एक विचार आता है कि अब इसके बाद में क्या दिखाएंगे वो एस जे सूर्या का पात्र और रामनंदन, इन दोनों के बीच की जो खींचातानी है उसको आगे वो कहाँ लेकर के जाएंगे, उसको क्या दिशा देंगे, वो थोड़ा सा एक सस्पेंस बना रहता है। फिर इंटरवल के बाद में फ्लैशबैक सीन आता है अपन्ना उनके साथ में। वहाँ पर फ्लैशबैक सीन को जिस प्रकार से उन्होंने शूट किया है ना, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार वो वाला पार्ट मैच्योर लग रहा था। वहाँ पर फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है वगैरह वगैरह वो सब बातें अलग है। वहाँ पर फिर से वही एविल कॉर्पोरेट वगैरह वो बहुत ही टिपिकल सी बातें, बहुत ज़्यादा जिन बातों को खींच लिया है आजकल वो देखने का भी मन नहीं करता, वो सब बातें हैं। परंतु ओवरऑल डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ, फ्लैशबैक सीन वाला, वहाँ फिल्म थोड़ी सी डायरेक्शन के अनुसार मैच्योर लगती है। बाकी फर्स्ट हाफ में तो बहुत बचकानी कुछ कुछ बातें लग रही थी। जिस प्रकार से वेनिला किशोर उनके साथ में जो कुछ कॉमेडी सीन उन्होंने ज़बरदस्ती की कॉमेडी करने का प्रयास किया है, वो चश्मे से कुछ फ़ोटो वगैरह खींचना किया आडवाणी के, वो बहुत चीप लग रहा था वो सब देखते समय। इसके अलावा एक जो साइड किक के रूप में जो कैरेक्टर उन्होंने डाला हुआ है रामनंदन जी उनके साथ में, उनका जो एक साइड में देखना ना भाई, वो बहुत ख़राब लग रहा था, सही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो ओवरऑल फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन बचकाना था, कुछ बातें बहुत ख़राब लगती है दिखने में। एक्शन सीक्वेंसेस भी, जैसे कि मैंने ओपनिंग सीन वाला ही जो एक्शन सीक्वेंस बताया, वो भी सही तरीके से शूट किया हुआ नहीं था। सेकंड हाफ में जाने के बाद में फ्लैशबैक वाला पार्ट जो मैंने कहा, प्रेजेंटेशन के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार वो थोड़ा सा मैच्योर लग रहा था। वहाँ पर कलर ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ बातें आप देखेंगे ना, तो वो लगता है सही दिखने में। फिर उसके बाद में वर्तमान में फिल्म आ जाती है। फ्लैशबैक 20-25 मिनट का फ्लैशबैक समाप्त होते ही वर्तमान में आने के बाद में फिर पूरा इलेक्शन को लेकर ही एंडिंग तक वो बात दिखा रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो जाती है और उसके बाद में एक भ्रष्ट राजनेता और उसके विरुद्ध चुनाव आयोग के अधिकारी रामनंदन, उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाती है चुनाव आयोग के अधिकारी के रूप में। तो वो एक निष्पक्ष चुनाव करने का वहाँ पर प्रयास कर रहे होते हैं और सामने एक भ्रष्टाचारी राजनेता है जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया में ही विश्वास नहीं रखता, लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं रखता, चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है और बूथ कैप्चरिंग वगैरह जो कुछ भी बातें वो एक भ्रष्ट राजनेता के माध्यम से दिखाई जा सकती है, वो सब उन्होंने उसके बाद में दिखाई है। जो पार्ट मुझे प्रेजेंट कैसे किया है वो नहीं कह रहा, परंतु जो वो दिखाना चाहते थे वहाँ पर वो सही लगा मुझे। हालांकि प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था। वो जो चुनाव प्रक्रिया का पूरा जो उन्होंने दिखाया है ना, एक भ्रष्ट राजनेता वर्सेस चुनाव आयोग का अधिकारी, वो जो उन दोनों के बीच की जो भी खींचातानी वो दिखाना चाहते थे, उसको और बेटर वे में प्रस्तुत किया जा सकता था। पर जो दिखाना चाहते थे वो सही था। क्योंकि आजकल वो देश में हम देख ही रहे हैं, लोकतंत्र, चुनाव आयोग कैसा मजाक बना करके रख दिया है कुछ भ्रष्ट राजनेताओं ने। लोकतंत्र की भी कीमत नहीं रखी है। और जो ईवीएम मशीन्स को भी जो स्पेसिफिक उन्होंने दिखाया ना, वो पार्ट भी मुझे पसंद आया कि वो जिस प्रकार से ईवीएम मशीन्स पर गुस्सा निकाल रहा था ना विलन और वहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी जिस प्रकार से उसकी रक्षा कर रहे थे, लोकतंत्र की एक प्रकार से उन्हें रक्षा करते हुए दिखाया है। तो ओवरऑल वो एंडिंग वाला सीक्वेंस, जो बात वो दिखाना चाहते थे वो सही है। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली वहाँ पर बेटर हो सकता था। ओवरऑल फर्स्ट हाफ डिसअपॉइंटिंग, सेकंड हाफ ठीक ठाक लगता है हमें, परंतु फिल्म और बेटर हो सकती थी। हाँ, डायरेक्टर एस शंकर, उनकी जो इंडियन 2 बहुत ज़्यादा ख़राब जो फिल्म थी उसकी अपेक्षा तो बेटर है ये फिल्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्शन 20 वर्ष पुराना था। कुछ लोग आपको कहते हुए दिखेंगे कि यार 20-25 वर्ष पहले ये फिल्म आती तो बढ़िया होती। ऐसी बात नहीं है। कहानी होती है, इमोशंस होते हैं। आप उसको
ठीक है, डायरेक्शन थोड़ा सा और मैच्योर वगैरह होना वो अलग बात होती है, परंतु आप पुराने स्टाइल में भी डायरेक्शन कर रहे हो, परंतु अगर आप सही तरीके से कैरेक्टर्स लिखे हुए हो, स्क्रीन प्ले सही तरीके से हो, हम कैरेक्टर्स के साथ में अगर हम एंगेज हो पाए, उनको हम फील कर पाए, तो भले ही प्रेजेंटेशन पुराना हो तब भी उस कहानी को, उन कैरेक्टर्स को हम फील कर पाते हैं, कहानी हमें एंगेज रखती है। इसी कारण से हम 20, 25, 30, 40 वर्ष पहले पुरानी फिल्में भी आज भी जो अच्छी फिल्में हैं वो देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें भावुक करते हैं ना। ऐसा तो नहीं लगता कि यार नहीं यार ये बहुत पुराने टाइप का डायरेक्शन है, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन भले ही पुराने समय का हो, कहानी और कैरेक्टर्स को सही तरीके से डेवलप किया गया होना चाहिए, जो यहाँ पर मिसिंग था। बाकी डायरेक्शन तो था ही पुराने समय का, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो रामचरण जी का परफॉर्मेंस बढ़िया था, बस उनका वो शेविंग किया हुआ लुक सही नहीं लग रहा था। अप्पन्ना की भूमिका में जो वो ट्रेडिशनल कपड़ों में जो दिखते हैं ना, वहाँ पर वो बहुत बढ़िया लग रहे थे दिखने में। एस जे सूर्या, उनका पात्र यहाँ पर लाउड था काफ़ी। उनका जो सूर्या सैटरडे सरिपोदा शनिवारम जो फिल्म आई थी पिछली, उसमें विलन की भूमिका में वो भले ही लाउड था वो कैरेक्टर, परंतु वहाँ पर वो सूट हो रहा था। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में वो जो भी उनको करते हुए दिखाया है, वो सूट नहीं हो रहा था उस पात्र पर, या डायरेक्टर कन्विंस नहीं कर पाए हैं। वो अपनी तरफ से जिस सूर्या उन्होंने अपना 100% दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु डायरेक्टर उस पात्र को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। उनको जिस प्रकार से उस पात्र को साइको दिखाना था ना, वो ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पाए हैं। एस जे सूर्या, उनका उपयोग डायरेक्टर एस शंकर सही से नहीं कर पाए हैं। बाकी कियारा आडवाणी के पात्र के लिए कुछ खास ऐसा फिल्में करने जैसा नहीं था। उससे ज़्यादा तो अप्पन्ना की पत्नी की भूमिका जिन्होंने निभाई है ना, उन एक्ट्रेस की भूमिका ज़्यादा बढ़िया, वो पात्र आपको याद रह जाएगा। भले ही 20 मिनट का ही वो फ्लैशबैक था, और उस 20 मिनट में भी शायद 5 मिनट ही स्क्रीन टाइम होगा। अप्पन्ना की पत्नी की भूमिका जिन्होंने निभाई है, उनका परफॉर्मेंस फिर भी आपको फिल्म देखने के बाद भी याद रह जाएगा। कियारा आडवाणी आपको ज़्यादा समय स्क्रीन पर दिखेंगे, परंतु वो परफॉर्मेंस याद नहीं रहेगा। बाकी हिंदी डबिंग की बात करूँ तो कुछ कुछ जगहों पर फील होता है कि हम हिंदी डब्ड वर्जन देख रहे हैं। विशेषतः एस जे सूर्या, उनकी डबिंग शायद उन्होंने स्वयं की है, जितना मुझे सुनने में या देखने में आया मेरे, परंतु भले ही उनकी डबिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु वो आवाज़ अलग लगती है सबकी अपेक्षा, थोड़ा ज़्यादा लाउड, और वो अलग से लगता है। हर बार जब हम उनको सुनते हैं ना हिंदी डब्ड वर्जन में, तो लगता है कि यार ये मैं डब्ड वर्जन देख रहा हूँ, तो वो पता चलता है। एक प्रॉपर डबिंग हम उसी को कहते हैं कि हम देखते समय पता भी ना चले कि भाई हम कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं। जैसे कि पुष्पा 2 बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग थी, RRR की डबिंग देख लीजिए, बाहुबली की डबिंग देख लीजिए, इनकी डबिंग इतनी बढ़िया है ना कि पता भी नहीं चलता कि हम डब्ड वर्जन देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो फिनिशिंग नहीं थी हिंदी डबिंग में। IMAX एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सॉन्ग्स के ऊपर किया हुआ खर्चा वो दिखता है हमें, विशेषतः तो रंग बिरंगी घरों वाला जो सॉन्ग था, सॉन्ग के शब्द भी मुझे याद नहीं है, इस कारण से विजुअली मैं आपको बता रहा हूँ रंग बिरंगी घरों वाला जो सॉन्ग था, हाँ वहाँ पर बहुत उन्होंने खर्चा किया है, परंतु उस खर्चे का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब 75 करोड़ रुपए उन्होंने सॉन्ग्स पर क्यों खर्च किए पता नहीं। बाकी फिल्म का बजट भी जो 400-500 करोड़ बताया गया है, वो जस्टिफाई मुझे तो कम से कम होते हुए नहीं दिखा। सॉन्ग्स वगैरह ठीक है, वो कलरफुल वगैरह बड़े स्केल पर बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में उनको शूट किया गया है, पर कहानी में कुछ भी वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, और वो उतने इंटरेस्टिंग भी नहीं थे कि वो हमको बाद में याद रह जाए या उनके एक्सपीरियंस के लिए कोई अलग से फिल्म देखने के लिए जाएगा। इवन आए मूवी के जो सॉन्ग थे या रोबोट के जो सॉन्ग थे, शिवाजी द बॉस के भी इवन जो सॉन्ग थे, वो भले ही कहानी में वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना कर रहे हो, परंतु फिर भी वो इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर खर्चा उन्होंने बहुत किया है, पर सॉन्ग्स मुझे नहीं आए उतने पसंद। और IMAX एक्सपीरियंस के अनुसार मैं तो नहीं कहूँगा कि कुछ अलग मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस फिल्म ने दिया। तो कुल मिलाकर अगर किसी को देखनी है तो देख सकते हैं, परंतु कुछ फिल्म से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा बोर करेगा, सेकंड हाफ ठीक ठीक था। तो मैं गेम चेंजर को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने गेम चेंजर को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।